हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त कर दिया था। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल में जो स्रोत पाए गए हैं, जो लिखित साक्ष्य पाए गए हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा था कि जो लिखित साक्ष्य मिले थे, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिले और ना ही वो मिला। और आद्य ऐतिहासिक काल में हमने देखा था जो लिखित साक्ष्य मिले भी हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सकता। आद्य ऐतिहासिक काल में जो भी लिखित साक्ष्य थे वो भावचित्रात्मक माने जाते हैं और ना ही अभी तक उनको पढ़ा जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में जो भी स्रोत पाए गए हैं, लिखित स्रोत पाए गए हैं, उनको पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी के लिए तीन मुख्य स्रोत हैं। ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जानकारी के लिए तीन मुख्य स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक, पहला जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा विदेशी यात्री। और जो तीसरा स्रोत है वो साहित्य। ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जानकारी के लिए तीन मुख्य स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री। जो विदेश से आते थे यात्री और भारत में रहते थे, उनसे हम जानते हैं उनकी पुस्तकों के बारे में, जो उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उनसे हमें पता चलता था कि हमारा भारत जो है वो पहले कैसा भारत था। और कुछ साहित्यिक, कुछ किताबों, कुछ पुस्तकों, कुछ ग्रंथों से भी पता चलता है कि हमारा भारत पहले कैसा था। पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत जो मिले हैं, सिक्के और अभिलेख। सिक्कों और अभिलेख से पता चलता है कि हमारा भारत कैसा था पहले, अब कैसा है। ये बात सिक्कों और अभिलेखों से पता चलती है। विदेशी यात्री जैसे होनसांग है और आपकी इंडिका पुस्तक जैसे है, इंडिका पुस्तक, मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है, उससे पता चलता है कि भारत कैसा है। तो विदेशी यात्री जो भी भारत आए, उनकी जो रचनाएं थी, जब वो यहाँ रहे, उन्होंने जो वर्णन किया अपने बुक में, उससे पता चलता है कि भारत के लोग या भारत की व्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब साहित्य में देखेंगे, साहित्य जो है पुस्तकों से है। साहित्य पुस्तकों से। अब पुस्तकें या तो धार्मिक या गैर धार्मिक। पुस्तकें जो थी वो धार्मिक या गैर धार्मिक थी। अब धार्मिक जो चीजें होती हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म है, धार्मिक जो चीजें होती है, या तो उनका मेन जो धर्म का जो प्रवर्तक होता है वो ब्राह्मण को माना जाता है। अब आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो आप शादी नहीं करा सकते, पूजा नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा सकते। उसी तरह जो हिंदू समाज का धर्म था वो ब्राह्मण को मानता था, जो धार्मिक समाज था वो ब्राह्मण को मानता था। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, दो समाज थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। अब ब्राह्मण में देखेंगे जैसे उपवेद, जो धार्मिक थे, जो ब्राह्मण थे, उपवेद, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब चीजों से धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि भारत की व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। गैर धार्मिक
जैन और बौद्ध। जो गैर ब्राह्मण है, जो गैर ब्राह्मण है उन्हें, उनकी जो है जैन और बौद्ध, बौद्ध धर्म में जो पुस्तकें पाई जाती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, ऐसी पुस्तकें पाई जाती हैं। तो इनसे सबसे पता चलता है कि हमारे भारत की जो व्यवस्था प्रणाली थी पहले, जो व्यवस्था प्रणाली थी, अब ये ऐतिहासिक काल जो हम अध्ययन करते हैं, ये वैदिक काल से अध्ययन करते हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक का ऐतिहासिक काल कहलाता है। जो भी वैदिक काल थे, जो भी वेद पुराण उपनिषद साहित्यिक स्रोत जो भी थे, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, जो भी थे, इनसे पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था या भारत किस प्रकार का था। अब हम देखेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में देखेंगे। सिक्के, अब सिक्कों के बारे में देखेंगे अगर हम सबसे पहले, तो सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के थे वो मिट्टी के सिक्के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के थे वो मिट्टी के सिक्के थे। उनका नाम था टेराकोटा। टेराकोटा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के थे वो थे टेराकोटा, मिट्टी के सिक्के थे। पक्की मिट्टी, कच्ची मिट्टी को पकाकर उनकी सेल खड़ी, मतलब उनके सिक्के बनाए जाते थे, टेराकोटा। उसके बाद आया उसके बाद आया वैदिक काल। वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन ना हुआ, और फिर मगध में शुंग वंश आया, उसमें भी कोई ज्यादा खास प्रवर्तक नहीं हुआ। उसके बाद आया मौर्य काल। मौर्य काल में सिक्कों का जब सिक्के बने तो वो बने हार्ड सिक्के, हार्ड सिक्के, या पंचमार्क, पंचमार्क सिक्के या पर्ण सिक्के। पर्ण सिक्के जो थे वो चांदी के सिक्के थे। पर्ण सिक्के चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। ये मौर्य काल में सिक्के प्रचलन में आए। उसके बाद शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, शीशे के सिक्के। फिर सोने के सिक्के, सोने के सिक्के यूनानी शासक थे जो उन्होंने चलाया। यूनानी शासक, जो यूनानी शासक थे उन्होंने सोने के सिक्के सर्वप्रथम, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए, तो यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद पूछ लेता है शुद्ध सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, कुषाणों के शासक काल में शुद्ध सोने के सिक्के बनाए गए। उसके बाद सर्वाधिक सोने, अशुद्ध सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के और सर्वाधिक सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के और सर्वाधिक सोने के सिक्के। गुप्त काल में, गुप्त काल में चलाए गए।
इस समय का जो शासक था वो स्कंदगुप्त। इस समय का जो शासक था वो स्कंदगुप्त था। अशुद्ध सोने के सिक्के और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे वो इसके काल खंड में, स्कंदगुप्त उस समय का गुप्त वंश का शासक था। उसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। अब इनके कालखंड में मयूर शैली के सिक्के, मयूर शैली के सिक्के, मयूर शैली के सिक्के, मयूर शैली के जो सिक्के चलाए गए थे वो समुद्रगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त उस काल का, उस गुप्त काल में जब मयूर शैली के सिक्के चलाए तो उस समय समुद्रगुप्त शासक था। समुद्रगुप्त शासक था। समुद्रगुप्त कालखंड में, मौर्य गुप्त काल में ही इसको चांदी के सिक्के जो है और ये मयूर शैली के सिक्के ये गुप्त काल में चलाए गए। और इनके कालखंड में, इन्हीं के कालखंड में सेल खड़ी के सिक्के, सेल खड़ी के, सॉरी कौड़ी, कौड़ी गुप्त काल में ही, गुप्त काल में कौड़ियां भी चलाई गई। मयूर शैली के जो सिक्के थे, मयूर शैली के सर्वाधिक गुप्त काल में उपयोग कर क्वेश्चन पूछ लेता कि सर्वाधिक गुप्त काल में कौन सी शैली के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में प्रयोग हुए, तो वो मयूर शैली के जो सिक्के थे वो गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लिए गए। उसके बाद देखेंगे इन्हीं के काल में कौड़ियों का भी उपयोग हुआ। अब देखेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्के चमड़ा का सिक्का, चमड़े के सिक्के, चमड़े के सिक्के पूछ लेता है तो ये शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन ने चलवाए। जो चमड़े के सिक्के थे वो शिहाबुद्दीन ने चलवाए। उसके बाद रुपया, रुपया, रुपया शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने जो रुपया चलाया वो शेरशाह सूरी ने चलवाया। जो रुपये का उपयोग हुआ वो शेरशाह सूरी ने चलवाया। और ये रुपया जो था वो चांदी का था, चांदी का था। शेरशाह सूरी कहते हैं ये अफगान का, मतलब अफगान का शासक था। अब तब प्राचीन इतिहास में भारत एक अखंड भारत के तौर पर था, तो अफगान तक यह जो भारत की क्षेत्र शैली है वो वहां तक फैली हुई थी। तो शेरशाह सूरी को कहा जाता है कि सबसे जो प्राचीनतम शासक, सबसे बेहतर शासक हुए वो शेरशाह सूरी और विक्रमादित्य, दो ही शासक। इनकी शासन प्रणाली जो थी बहुत ही बेहतर शासन प्रणाली थी। इनके समय में रात के अगर 1-2 बजे महिलाएं चली जाती थी सोना लेकर तो कोई उनको टच नहीं करता था। इतनी बेहतर शासन प्रणाली थी कि वो रात को चाहे जितनी बजे, जितना धन लेकर कोई भी व्यक्ति चाहे जितना धन लेकर
इनकी शासन प्रणाली में चला जाता, क्योंकि इनकी शासन प्रणाली इतनी खतरनाक थी कि अगर किसी ने गलती की या किसी ने गलत किया, चोरी की, तो उसको तुरंत सजा मौत दी जाती थी। फिर इन्होंने, ये थे मिडिल क्लास के लोगों के लिए थे, जो मिडिल क्लास लोग थे उनके लिए ये रुपया चलाया गया, और जो बहुत गरीब लोग थे उनके लिए दाम चलाया गया। दाम 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 थे, तांबे के सिक्के थे। दाम जो था वो तांबे का बना हुआ था। इन्होंने तांबे के जो बने हुए थे दाम, और इन्हीं कालखंड में चला असरफी। असरफी असरफी जो थी वो सोने की थी। सोने की थी। असरफियां जो थी वो सोने की थी। शेर शाह सूरी ने चलवाया। अब सिक्कों को हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे अभिलेख। अभिलेख 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 देखेंगे। किसी चीज में खोदी हुई चीजें अभिलेख कहलाती है। किसी चीज में प्रिंट की हुई या कुछ किया हुआ, मतलब कोई भी वस्तु है, उसमें दीवार है कोई, उसमें कुछ प्रिंट किया, कुछ खोदा, या कुछ लिखा हुआ किसी पत्थर में या किसी चीज में, ये अभिलेख कहलाता। अभिलेख छोटे पत्थरों में, शिलालेख। शिलालेख आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने घर के सामने पत्थर रखते हैं, पत्थर में पूरा डिटेल्स लिखते हैं, कौन क्या है, क्या करता है, वो सारी डिटेल्स ये शिलालेख है। और फिर इसके बाद पिलर की जैसे ऊंचाई या खंभे की जितनी बहुत ऊंचाई के पत्थर होते थे, उन पत्थरों पर लिखा जाता था, वर्णन किए करते थे अपने किसी भी चीज का, तो उसको कहते थे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख उसको स्तंभ लेख कहते थे। पिलर टाइप बना के, बड़ा ऊंचाई का पत्थर जो था, पत्थर का मोटा पिलर बनाकर उसमें वो अपने सारे चीजों का वर्णन करते थे कि जिस चीज के बारे में उनको उपदेश देना है, उस चीज का वर्णन करते थे वो लोग, तो उसको कहते थे स्तंभ लेख। और फिर गुफा लेख। गुफा लेख होता है कोई एक पहाड़ जो है, बड़ा पहाड़, उसको काट कर, जो एक बड़ा पहाड़ है उसको काट कर उसमें गुफा बनाई जाती थी। अब उस गुफा के अंदर जो भी चीजें अंकित की जाती, जो भी चीजें लिखी जाती थी, उसको गुफा लेख कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी जो जाते हैं, तो उसमें गुफा होती है, गुफा से जाते हैं लोग, तो उस गुफा में कुछ भी जो चीजें लिख दी जाए, कोई उपदेश लिख दिया जाए, कोई सा भी उपदेश लिख दिया जाए, तो उसको कहेंगे गुफा लेख। अब होता है भित्ति लेख। भित्ति लेख मतलब कोई बड़ी सी दीवार हो, उस दीवार में कुछ चीजें लिखी जाए। जैसे चीन की दीवार, अब चीन की दीवार में कुछ चीजें अंकित कराई जाएंगी, तो उसको कहेंगे भित्ति लेख। दीवार में कुछ, अब वो चीजें हो गई हैं कि दीवार में पेंटिंग करने लगे हैं लोग, पेंट से लिखते हैं, वो भित्ति लेख है। अब हम आगे की क्लास कल देखेंगे।